डन, बढ़िया। तो शुरू किया जाए। हमेशा के जैसे चैप्टर की शुरुआत हम लोग जैसे हमेशा करते हैं वैसे आज भी करते हैं, ठीक है। आज हमको जो है आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं, बढ़िया से, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, समझे। जैसे नॉर्मल हर चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग कहानी पढ़ाते हैं, आपको कहानी बताते हैं, वैसे कहानी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 11th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है 11th में पहली बार नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, उससे पहले भी पढ़ चुके थे एक बार। बताओ कौन सी क्लास में पढ़े थे? 10वीं में ना, 10th क्लास में। अमा 10वीं कौन बोलता है यार अब मॉडर्न युग में आ गए हो आप, समझे। अब 10वीं छोड़ दो, अब 10वीं के अलावा जो है अब 10th क्लास बोलो, है नहीं, थोड़ा सा सीबीएसई वाले बन जाते हैं हम लोग भी, है ना। बढ़िया। सो फाइनली जो है 10th क्लास में सबसे पहले सीबीएसई क्लास में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री नाम के एक चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है आपके सामने, बेसिक बिल्कुल। 11th में जाते हैं तो उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम का एक चैप्टर पढ़ने लगते हैं, ठीक। अब 12th क्लास में आ गए, थोड़ा सा जो है एक्सपेंशन हुआ इसी चैप्टर में, ठीक। चैप्टर का नाम हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो ये एक मतलब बहुत बेहतरीन चैप्टर है, फर्स्ट क्लास, ठीक है। वैसे जनरली ये मान करके चलना हमेशा, जब भी कभी किसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस चैप्टर को आज से कई साल पहले क्लासरूम के अंदर इन्वेंट किया गया होगा, किसी ने क्लासरूम के अंदर बनाया होगा, ठीक है। ये चैप्टर जो होते हैं थिंकिंग कैपेसिटी को इनबिल्ड करते हैं, समझे। हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे होते हैं, ये टॉपिक एक्चुअली बहुत पुराने टॉपिक हैं ये, है ना। आज से लगभग कई सालों पहले ये टॉपिक इन्वेंट किए गए थे जरूरत के हिसाब से, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक जरूरत पड़ती नहीं है तब तक हम लोग किसी भी चीज को इन्वेंट करते नहीं है। वैसे ही इस चैप्टर को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, कोई हमें बताएगा कि क्लास 10th में सबसे पहले जब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम के चैप्टर को पढ़ा था, तो कौन ऐसा काबिल आदमी था जो इस ट्रिग्नोमेट्री को जन्म दिया, यो आपके सामने पहली बार इंट्रोड्यूस किया? इमेजिन व्हाट, कौन हो सकता है? चाणक्य? बैग पागल। और बताओ, कोई और बताएगा? अच्छा चलो हम बता देते हैं, ठीक है, हम बताते हैं। अच्छा, आप लोग सिर्फ ये बताइएगा कि क्या ये नाम आप लोगों ने सुना है क्या पहले से कभी? ठीक है, नाम है हिपरकस। नाम सुना सुना सा लग रहा है, हिपरकस, है ना, सुना सुना सा लग रहा है ना। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। कोई बात नहीं, वैसे भी जो है इतनी लंबी थ्योरी होती है, इतने सारे मैथमेटिशियंस होते हैं, सबके नाम कहाँ ही याद रख पाएंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि कुछ चीजों के बारे में आपको बेसिक एटलीस्ट पता होना चाहिए, है नहीं। ऑब्वियसली अगर हम लोग एक चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो उसके फाउंडेशंस के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, है नहीं। मतलब भी क्या है कि मतलब हम आगे पूरा बनाते चले जा रहे हैं और फाउंडेशंस क्लियर ही नहीं है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं आज सबसे पहले बेसिक से, बिल्कुल फंडामेंटल से चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। आईटीएफ पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सी एक झलक दिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्री की झलक दिखाते हैं, ठीक है। देखो, आप लोगों को मैं बता देता हूं, वैसे ये कहना गलत है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को अकेले हिपरकस ने बनाया, ठीक है, गलत। हम आपको ना, चूंकि हम लोग इंडिया में रहने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा इंडियन कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। आज से कई सालों पहले एक बुक किसी ने प्रिंट की थी, बनाई थी, ठीक है। बुक का नाम था सूर्य सिद्धांत, ठीक है। आप लोग को मिलेगी, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन फर्स्ट क्लास बुक है। उसमें एक मैथमेटिशियन आए थे, आर्यभट्ट, समझे। आर्यभट्ट नाम के, ऐसे पहले नाम तो सुना ही होगा, आर्यभट्ट, हु इन्वेंट जीरो। आर्यभट्ट है नहीं, ये तो सबको पता होगा, हु इन्वेंट जीरो। तो आर्यभट्ट नाम के ऐसे पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को नहीं बताया, ठीक है। डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री नाम आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन ध्यान रखो फाउंडेशंस रखने वाले आर्यभट्ट ऐसे पहले मैथमेटिशियन थे, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना कि किसी भी डीप कॉन्सेप्ट की शुरुआत क्लासरूम के अंदर नहीं होती है, ठीक है। आर्यभट्ट नाम के जो मैथमेटिशियन थे वो एक एस्ट्रोनॉमिकल इन्वेंशन पे वर्क कर रहे थे, एस्ट्रोनॉमी पे वर्क कर रहे थे, तारों से तारों की खोज, क्लियर है ना। क्या कहते थे ना कि पहले जो है लोग मतलब सूर्य को देखते हुए जो है दिन समय निर्धारित कर लिया करते थे, कितना टाइम हो रहा है ये बता लिया करते थे, है ना, एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी पर वर्क करने वाले एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिशियन जो थे वो थे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री नाम के कॉन्सेप्ट को हम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया।
समझे। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली नहीं बताया उन्होंने कुछ फंक्शंस को बताया, समझे। आर्यभट्ट भी थे उसी समय, उसी जमाने में थेल्स भी थे। थेल्स भी क्योंकि थेल्स का तो नाम सुना होगा, क्लास 10th में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नाम से एक थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने क्लास 10th में। बीपीटी भैया, बीपीटी महाराज सुना होगा। थेल्स थ्योरम भी कहते थे उन्हीं को। तो थेल्स जो थे वो सिमिलैरिटी पर वर्क करते थे, समझे। इमेजिन व्हाट की भाई सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि यही ना कि हर एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का सेम प्रोपोर्शन में होना, इमेजिन व्हाट अगर मैंने बोल दिया किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो लीजिए, क्या बनता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो लो, क्या बनता है, tan थीटा बनता है कि नहीं बनता है। टेंजेंट tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी तो एक रेशियो ही है। ये कॉन्सेप्ट जो सिमिलैरिटी के बिहाफ पर आया ये थेल्स ने दिया, लेकिन जो आर्यभट्ट थे उनका कॉन्सेप्ट कुछ और था, किसी अलग तरीके से उनको इंट्रोड्यूस करना था, समझे। तो उन्होंने सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर वर्क नहीं किया, उन्होंने एंगल्स के बेसिस पे वर्क किया, समझे। तो आर्यभट्ट ऐसे पहले मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्ट के बाद स्पेशली एक और मैथमेटिशियन आए, इंग्लिश मैथमेटिशियन आए, ग्रीक मैथमेटिशियन आए, ठीक है। नाम था हिपरकस, ठीक है, हिपरकस नाम था उनका, ठीक है। तो अगर मैं हिपरकस के बारे में बात करूं तो हालांकि मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली हम क्या कहने वाले हैं। उनका नाम था हिपरकस, हिपरकस HIPPURCHUS, हिपरकस नाम था, क्लियर। तो आज की मॉडर्न मैथमेटिक्स के तौर पर हिपरकस को फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के तौर पर जाना जाता है। मॉडर्न मैथमेटिक्स के बिहाफ पर हिपरकस को फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के तौर पर जाना जाता है। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के तौर पर हिपरकस को जाना जाता है। लेकिन आईटीएफ के जन्मदाता ये नहीं है भाई साहब। आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो इतनी बात तो फाइनली हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, जब हिपरकस ने ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया तो एक्चुअली हिपरकस ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना दी, समझे। कुछ एंगल्स के लिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को फिक्स कर दिया, जैसे sin 30 पर 1/2 होता है, sin 60 पर आप लोगों को पता होगा √3/2 होता है, sin 45 1/2 होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कॉन्सेप्ट जो था वो हिपरकस की थ्योरी है। सो फाइनली उसी बिहाफ पर हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री के तौर पर हिपरकस को पहले जान रहे होते हैं, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन ध्यान रखो बेटा, ध्यान रखना ये बात, हिपरकस बहुत बाद में आए, पहले कौन आया, आर्यभट्ट, समझे। तो प्राउड फील होना चाहिए आप लोगों को कि हम लोग इतना डीप कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो आज कल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक एडवांस रोल प्ले कर रही है, समझे। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट, इतनी इंजीनियरिंग में जो हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, उसके बारे में उसके जन्मदाता, उसके जो जनरेटर हैं, उसके जो इन्वेंटर हैं, वो एक इंडियन ओरिजिन से बिलोंग कर रहे हैं, आर्यभट्ट, समझे। तो आप लोगों को प्राउड महसूस होना चाहिए। तो हम लोग जो है चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आगे प्रोसीड करते हैं और हम आपको बताते हैं, चेहरा देख लो, कुछ लेजेंड्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ ना चीजें तो सिर्फ नाम में ही सिमट के रह जाती हैं, चेहरा तो दिमाग में आता ही नहीं है। देख लो चेहरा, एटलीस्ट आप लोगों को ना कुछ इमेजिनेशन में कुछ तो इमेजिन करने के लिए होना चाहिए। ये भाई साहब आर्यभट्ट है ना, बीच में माधवा ऑफ संगमग्राम और उधर सर जॉन फ्रेडरिक विलियम हार्सेल। ये 3 लेजेंड हैं जिन्होंने आईटीएफ को जन्म दिया, इन्वेंट किया। शुरुआत यहां से होती है आर्यभट्ट से, ठीक है। बैकग्राउंड में अच्छा देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बैकग्राउंड देखो। अच्छा, बैकग्राउंड देख करके ही ना, फोटो को देखो, बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, प्लैनेट दिख रहे हैं, सोलर सिस्टम दिख रहा है। ऐसा क्यों है, क्या है? ऑब्वियसली ये तो फोटो मैंने कहीं से चुराई हुई है, क्योंकि हम तो बनाए नहीं, हम कोई आर्टिस्ट तो है नहीं, ऑब्वियसली गूगल से ही लिया मैंने। ऐसा क्यों है कि गूगल में ऐसी फोटो दी गई? रीजन इसके पीछे, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमी से बिलोंग करते थे। इनकी रिसर्च बेसिकली पूरी तरीके से एस्ट्रोनॉमी पर डिपेंडेंट थी, तारों सितारों पर वर्क करना इनका मेन कॉन्सेप्ट था, समझे। तो इसी बिहाफ पर इन्होंने भी साइन को जन्म दिया। एक्चुअली साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, इन्होंने अपने सूर्य सिद्धांत नाम की बुक में, समझे, इस तरह के फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन लोगों ने साइन, कॉस, टेन, कॉट से कॉसेक का नाम नहीं रिप्रेजेंट किया, पता है। इन्होंने जिन्होंने बताया ज्या, कोज्या, इस तरह के फंक्शन को, हिंदी में थी ना सूर्य सिद्धांत, संस्कृत में लिखी हुई थी, तो ज्या कोज्या नाम करके इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया। बाकी फिर बाद में हिपरकस आए, तो उन्होंने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक तरह के नाम के फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बेसिकली हम लोगों को जो मेन को क्या कहते हैं, मेन क्रेडिट जो देना चाहिए वो आर्यभट्ट को देना चाहिए, समझे। लिखा है अराउंड 499 CE, आज से लगभग पता है कितने साल पहले, अगर हम इसको कन्वर्ट करें, लगभग मान के चलो, इमेजिन व्हाट, आज से लगभग 1500 से 1600 साल पहले की बात है। अराउंड 1500 to 1600 बिफोर
फ्रॉम द प्रेजेंट एज, मॉडर्न एरा, आज से, आज के युग से 1500-1600 साल पहले, इमेजिन करो 1500-1600 साल पहले ट्रिग्नोमेट्री बन चुकी थी। आज हम लोग उसको क्लासरूम के अंदर बैठ करके इस तरीके से पढ़ रहे हैं, कितना डीप कॉन्सेप्ट होगा। सोचो कितने एडवांस रहे होंगे पुराने जमाने के लोग, है ना। थोड़ा अहमियत दो इन लोगों को, थोड़ा रिस्पेक्ट कर लो। आई थिंक ही डिजर्व सम रिस्पेक्ट फ्रॉम, है ना, अस। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद आते हैं माधव ऑफ संगम ग्राम। ठीक है, माधव संगम ग्राम का मतलब यह है कि, अच्छा माधव का मतलब राजा मत समझ लेना, राजा नहीं थे वो संगम ग्राम के। माधव का, हाँ पता चला राजा समझ लिए। माधव ऑफ संगम ग्राम का मतलब है कि संगम ग्राम के निवासी कह दो, ठीक है, वासी कह दो, वहां के रहने वाले थे। संगम ग्राम उनका गांव था, वहां के रहने वाले थे। अराउंड 350 टू 1425 सीई, मतलब आज से लगभग मान करके चलो, इमेजिन व्हाट, आज से लगभग 600 से 700 साल पहले। ठीक है, आज से लगभग 600 से 700 साल पहले की बात है। ठीक है, लगभग अराउंड अराउंड 500 टू 600 ईयर एगो। और यहां अगर हम लोग लिख दें तो कुछ गलत नहीं होगा, अराउंड 1500 टू 1600 ईयर एगो। आज से लगभग 1500 से 1600 साल पहले की बात है। ठीक है, भाई साहब के बारे में तो लिखा ही हुआ है, सर वेन जॉन फेडरिक विलियम, है ना। इनके बारे में लिखा है 1813 से 1819 में, है ना। इन्होंने जो बेसिक आईटीएफ का कॉन्सेप्ट दिया था। मेन क्रेडिट हम लोग आईटीएफ का देंगे, वो इनको देंगे। हमारा जो मेन आईटीएफ का है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मेन क्रेडिट जाएगा वो इनके पास जाएगा। ये जो थे माधव संगम ग्राम, इन्होंने साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स की इनफाइनाइट सीरीज को डेवलप किया। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब वही हम लोग जाकर के पढ़ेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो उसमें हम लोग साइन एक्स का एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे, एक सीरीज के फॉर्मेट में। साइन एक्स की एक सीरीज होती है, कॉस एक्स की एक सीरीज होती है, टेन एक्स की एक सीरीज होती है, समझे। जब जेई पढ़ाऊंगा तो उसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी क्लियर। अभी फिलहाल अभी के लिए ये समझना आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा कि हम लोगों के पास जो एक इनफाइनाइट सीरीज का कॉन्सेप्ट होता है, जो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स के जो फंक्शंस होते हैं, जो इनकी इनफाइनाइट सीरीज चलती है, वो भाई साहब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आईटीएफ का कॉन्सेप्ट, रिवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो इनका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये तीन लेजेंड्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। आर्यभट्ट का रोल क्या था? आर्यभट्ट ने साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स को इंट्रोड्यूस किया हम लोगों के सामने। ठीक है, लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स को नहीं बताया, ज्या कोज्या इस तरह के फंक्शन को हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, बाकी आगे चल करके फिर इसी को रोल में ला करके हिपरकस आए, उन्होंने साइन कॉस टेन नाम दे दिया। ठीक है, फिर ये आए और फिर भाई साहब ये आए। ठीक, इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आईटीएफ के बारे में, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर हम लोग ये चीज जानते हैं तो हम एक छोटी सी झलक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के देना चाहेंगे। ठीक है, हिपरकस की थ्योरी। ठीक है, जो हिपरकस की थ्योरी थी, ध्यान रखना बेटा, पढ़ने वाली चीजें हमेशा पढ़ी जाती हैं। आई होप कि कुछ भी चीजें ऐसी हैं जो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं आपके सामने। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ पता है, अभी हम ना आपके सामने आईटीएफ नहीं लिख रहे हैं, हमने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों भाई? रीजन क्या है? हम चाहते तो डायरेक्टली आईटीएफ से भी आ सकते थे, है ना। एक्चुअली क्या है कि आप बहुत डीप कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं तो अपनी तरफ से मान के चल रहा हूं कि आप ऑब्वियसली 10th और 11th क्रॉस करके ही 12th पे पहुंचे हो, है ना, और आगे जाकर के आप जेई में बैठे हुए हो, है ना। तो लेकिन मैं फिर भी एक बार कोशिश करूंगा कुछ बेसिक चीजें बताने के बारे में, जिससे आपको थोड़ा सा आगे चल करके चीजें आसान से दिखाई दे कि हाँ भाई चीजें ऐसे काम कर रही हैं। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। इतना तो पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक की पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक नए फंक्शंस को जनरेट किया था। ठीक है, हमने नहीं जनरेट किया था, मैं सिर्फ डिलीवर कर रहा हूं। जनरेट करने वाले पर्सन जो थे वो आर्यभट्ट थे और हिपरकस थे। आई एम जस्ट एन डिलीवरी मैन। क्लियर? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, क्या इन तरह के फंक्शन का नाम सुना है आप लोगों ने? है ना, पक्का? क्या आप इनकी मीनिंग बता सकते हो? एक्चुअली इनका क्या मतलब होता है, बता सकते हो? पक्का? कौन बता सकते हैं? आप बता सकते हैं, बताइए क्या मतलब है। चलो मैं पूछ रहा हूं आपसे, साइन एक्स का मतलब बताओ, साइन का मतलब बताओ। रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। बढ़िया, अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूं। इट मींस आप ये कहना चाह रहे हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ये कहना चाह रहे हैं आप ना, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए।
हाइपोटेन्यूस, तीनों साइड का रेशियो। अच्छा, मतलब ये बाकी सारे फंक्शंस एक्चुअली साइड के रेशियोज के बता रहे होते हैं। बढ़िया। अच्छा, अगर हम आपसे कहें अभी कि एक्चुअली इन फंक्शंस का कोई मतलब नहीं होता, इन जो भी चीज जो मैंने लिखी हुई है इनका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्या आपको आप शॉक सा महसूस होगा? ये क्या बोल रहे हैं सर? नहीं शॉक महसूस होगा। बढ़िया, ऐसा इसलिए शायद कि आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट है ना, इस वजह से शॉक नहीं मानना पड़ेगा ये बात आपको। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपका ट्रस्ट कभी ना टूटे। क्लियर? तो ये मानना पड़ेगा, एक्चुअली इन चीजों को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अभी हम आपसे बोल दें, आप लोगों ने अपनी कॉमन लैंग्वेज में दोस्तों से बात करते हुए ब्रो, सिस, इस तरह के वर्ड का यूज किया होगा। हे ब्रो, क्या हाल चाल, यूज किया होगा ना आप लोगों ने। ब्रो का क्या मतलब है? ब्रो का क्या मतलब है भाई? ये शॉर्ट एब्रीविएशन है ब्रदर का, है ना। बस कॉमन बोलचाल की लैंग्वेज में हम लोगों ने समय को बचाते हुए कि थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाए, वैसे भी इतनी दुनिया फास्ट हो गई है ना, तो समय को बचाते हुए हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज को ब्रो, ब्रदर से ब्रो पे लेके चले आए। अब देखो आगे चल करके कहां तक ना पहुंच जाए, है कि नहीं, है ना। धीरे धीरे करके सिर्फ बी पे आ जाएंगे भाई, है ना। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। फाइनली मैं आप लोगों को बता देता हूं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सही जवाब। एक्चुअली ये सारी चीजें जो मैंने यहां लिखी हुई हैं ये मीनिंगलेस क्वांटिटीज हैं, मीनिंगलेस क्वांटिटीज हैं, मीनिंगलेस क्वांटिटीज हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं होता है। क्लियर? इनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक, अगर आप इनका मतलब ढूंढना चाहते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड्स, ठीक है, तो आप पता है क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीज बस अब आपको ना हिपर्कस की थ्योरी और आर्यभट्ट की थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें मीनिंगलेस से मीनिंगफुल बनेंगी। कैसे बनेंगी? करना कुछ नहीं है, बस आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है। थेल्स भी ध्यान रखना बेटा, थेल्स की थ्योरी भी इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रही थी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है, और राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे पता है कि इसके बारे में सबसे पहले पाइथागोरस भी आकर के इसी में भाई साहब जुड़ गए थे। ठीक है, अच्छा पाइथागोरस की थ्योरम आप लोगों को पता होगी, क्या पता थी? क्या पता है आप लोगों ने? देखो आपके हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने नहीं पढ़ोगे ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है कि नहीं? अच्छा, हम आपसे कहें ये भी गलत है तो क्या मानोगे मेरी बात? मानोगे ना? मानना पड़ेगा। एक्चुअली पाइथागोरस ने बाद में इंट्रोड्यूस किया, समझे। उनकी ये थ्योरम नहीं थी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी थ्योरम पता है क्या थी? उनकी ये थ्योरम थी कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, the square of longer side of a triangle is equal to the sum of square of another two remaining sides। ये उनकी थ्योरम थी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लॉन्गर साइड का स्क्वायर हमेशा शॉर्टर साइड के स्क्वायर के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। ये पाइथागोरस की थ्योरम थी। ध्यान रखना बेटा, यहां पढ़ने वाली हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कुछ भी स्किप करने की कोशिश मत करना। अभी स्किप करोगे तो आगे चल करके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि बेसिक मजबूत करना आपका फंडामेंटल राइट है, समझे। तो ऑब्वियसली आप एक डेप्थ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन केस कि मान लीजिए मैंने इसको लॉन्गर साइड को सी कहा है, बाकी रिमेनिंग साइड को ए और बी कहा, तो एज पर द पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या डेफिनेशन बनेगी? क्या थ्योरम बनेगी? थ्योरम बनेगी कि सी का जो स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक रूल है, बेसिक थ्योरम है, पढ़ा था बाद में। फिर बाद में पाइथागोरस ने बताया, क्या ये बताया कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड, जिसको आप सी से बोल रहे हो, वो एक्चुअली हाइपोटेनियस नाम से रिप्रेजेंट की जाएगी, हाइपोटेनियस के नाम से रिप्रेजेंट की जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और रिमेनिंग टू साइड्स जो है ना, जिसमें ये देख लो ये इसका बेस है, जिसको ये देख लो इसका लेग है, फुट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परपेंडिकुलर के नाम से जिसको जानते हो। रिमेनिंग टू साइड्स आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर, इनके नाम बदले जा सकते हैं। मतलब अभी मौजूदा हालात में आप इस साइड को बेस कह सकते हो, ठीक है, अभी मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से आप इस साइड को बेस कह सकते हो, और इस वाली साइड को आप क्या कह सकते हैं बेटा? क्या आप इस साइड को एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं? मैं एल्टीट्यूड ना लिख करके परपेंडिकुलर लिख दूं, क्योंकि आप लोग वही चीज पढ़ते चले आ रहे हो। परपेंडिकुलर लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का ध्यान रखो ये बात, ये सारी चीजें मैं नहीं बता रहा बेटा, मैं सिर्फ चीजों को डिलीवर कर रहा हूं। क्लियर? ध्यान रखो, ये सारी चीजें आज से कई सौ साल पहले, लगभग 2200 से 2300 साल पहले आर्यभट्ट पहले ही बता के चले गए। सोचो बस कितना लेट में हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं। क्लियर? ध्यान से समझो। तो ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये दोनों ही आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, इंटरचेंजेबल
इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबल होने का मतलब यह है कि हम इनमें से परपेंडिकुलर को बेस और बेस को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ये सारी चीजें एक स्पेसिफिक एंगल के थ्रू वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, राइट एंगल फिक्स होती है ऑब्वियसली। अच्छा, एक बात मान करके चलो, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल को मैंने 90 डिग्री बना दिया, फिक्स कर दिया, रिमेनिंग 2 एंगल्स कैसे होंगे? बाकी बचे हुए 2 एंगल कैसे होंगे? बिल्कुल सही जवाब। क्या बचे हुए बाकी के 2 एंगल एक्यूट एंगल नहीं होंगे? मतलब 90 डिग्री से कम ही तो होंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री आता है ना। इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक अगर 90 डिग्री हो गया तो रिमेनिंग 2 एंगल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ये दो जो एंगल आप लिख रहे हो, ये दोनों एंगल, ये वाले और ये वाले, ठीक है बेटा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये दोनों ही एंगल, ये दोनों ही एंगल एक्चुअली एक्यूट एंगल हैं। क्लियर? ये भी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। और ये भी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल इन द सेंस कि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 90 डिग्री से कम होने का क्या मतलब है? 0, 30, 45 ये नहीं बोल रहा हूं। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डिग्री और रेडियन दोनों में क्लास 11th में आप लोगों ने एंगल के मेजरमेंट पढ़े हैं। ठीक है, डिग्री में हो या रेडियन में हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों ही एंगल एक्यूट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो कि अभी इस एक्यूट एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर दूं, जर्नल रिप्रेजेंटेशन एंगल का। क्लियर? अगर मैं इस एंगल को, इन दो एक्यूट एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक, इन केस मान के चलो, हालांकि ये पता होना चाहिए कि दोनों ही थीटा नोन एंगल होते हैं। क्लियर? अब अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का ये थीटा आपको पता है, क्लियर, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कहा, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था, ये जो हम लोगों ने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट से कॉसेक, के सारे के सारे फंक्शन जो है मीनिंगलेस क्वांटिटीज है। ठीक है, अब अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम लोगों को ये चीज दिया गया है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, और इमेजिन व्हाट कि अगर ये दो एंगल हमारे लिए नोन एंगल हो जाएं। कैसे हो जाएं? नोन एंगल। नोन एंगल होने का मतलब कि अगर मैंने इस एंगल को 30 डिग्री कहा है, ये 90 है 30, तो ऑब्वियसली ये एंगल 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अब तीनों एंगल मेरे लिए नोन एंगल हो गए। तो अब जैसे ही ये वाला एंगल, जैसे ही ये वाला एंगल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कनेक्ट होगा, जैसे ही कनेक्ट होगा, क्लियर, जैसे ही ये वाला एंगल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने का मतलब अभी सिर्फ साइन लिखा था, इसके कोई मीनिंग नहीं है, ये शॉर्ट एब्रीविएशन है साइन का, लेकिन जैसे ही एंगल इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा बेटा, ये मीनिंगलेस से मीनिंगफुल बन जाएगा। अब इसका मतलब है जैसे ही ये 30 डिग्री का फंक्शन कॉस के साथ जुड़ जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, ये मीनिंगफुल क्वांटिटीज हैं। क्लियर? सिमिलरली जैसे ही ये सारे एंगल इसके साथ जुड़ जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा, ये मीनिंगफुल क्वांटिटीज हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से कॉट में आता है, इसी तरीके से सेक में आता है, और फाइनली इसी तरीके से कॉसेक में आ जाता है। ये सारी चीजें मीनिंगलेस से मीनिंगफुल क्वांटिटीज में आ जाती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं किस बिहाफ पर ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी की सारी मीनिंगलेस क्वांटिटीज हैं? एक्चुअली ये मीनिंगलेस इसलिए है क्योंकि ये शॉर्ट एब्रीविएशन है। ये हम लोगों ने कॉमन बोलचाल की भाषा में चीजों को शॉर्ट लैंग्वेज में बस यूज करने के पर्पस से इसको यूज कर लिया। ठीक है, आप अगर इनकी मीनिंग ढूंढना चाहते हो, इनको मीनिंगफुल बनाना चाहते हो, तो आपको ये वाला एंगल इनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो मीनिंगलेस से मीनिंगफुल क्वांटिटीज बन जाएगी। और कैसी क्वांटिटीज बनेगी मैं आप लोगों को बता देता हूं। साइन शॉर्ट एब्रीविएशन है किसका? साइन, SINE का। क्लियर? इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां से इसको भी हटा दूं और मैं यहां पर कॉस की फुल एब्रीविएशन लिख दूं कोसाइन, क्लियर, टेन का फुल एब्रीविएशन लिख दूं टेंजेंट, क्लियर, कॉट को अगर मैं लिख दूं तो कोटेंजेंट, ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ के रखा हुआ है। सेक का मतलब सीकेंट, कॉसेक का मतलब कोसिकेंट। बेटा ये सारी चीजें जो आप लिख रहे हो, इनका मीनिंग आपको मिल सकता है एज अ डेफिनेशन, मैथमेटिकली तो अभी भी नहीं मिलेगा। एज अ डेफिनेशन आप इनके मीनिंग अप्रोच फुल मीनिंग सर्च कर सकते हैं। तो दीज आर फुल एब्रीविएशन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं फुल एब्रीविएशन है। क्लियर? फुल एब्रीविएशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की शुरुआत करने से पहले इसको थोड़ा सा डेप्थ में ले जाना जरूरी है। और ये सारी की सारी चीजें शॉर्ट एब्रीविएशन है। क्लियर? शॉर्ट एब्रीविएशन है, जो कि आगे चल करके हम लोग इन्हीं चीज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कैसे? ये शॉर्ट एब्रीविएशन का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? इन शॉर्ट एब्रीविएशन का कैसे इस्तेमाल करेंगे? इनका अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेटा ये वाला जो थीटा है ना, ये वाला थीटा मुझे उन फंक्शंस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा।
मुझे उन फंक्शन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। पता है कनेक्ट कैसे करना पड़ेगा? कुछ इस तरीके से। अभी सिर्फ हम लोगों ने साइन लिखा था, अगर मैं साइन के साथ थीटा भी ऐड कर दूं, ये एक कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा। इट इज एन कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जनरली इट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टीआर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली इसी तरीके से कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड फाइनली कॉसेक थीटा। क्लियर? इनकी मीनिंग क्या है? अगर ये मीनिंगलेस से मीनिंगफुल बन गए, थीटा कनेक्ट करते ही मीनिंगफुल बन गए, तो इनकी मीनिंग क्या है? इनकी मीनिंग को आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था। समझे? क्या बताया? इसको बताने के लिए आप लोगों को क्लास 10th में पहले से पढ़ा दिया गया है। बस एक इंट्रोडक्शन, एक झलक दिखा रहा हूं बेटा, डेप्थ तो और बहुत सारी, क्योंकि मेरा टास्क है आईटीएफ की तरफ बढ़ना, तो एक्चुअली मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि आप लोगों को कुछ नहीं पता है। क्लियर? इस तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है क्या आप लोगों ने? पीबीपी अपॉन में एचएचबी पढ़ा है आप लोगों ने? है ना? है ना? कैसे पढ़ा है? किस तरीके से पढ़ाया गया आप लोगों को? हम ही ने पढ़ाया था ना बेटा। फाइनली पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना? इसी तरीके से पढ़ा ना। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, पता है मैं पहले ये चीज यूज नहीं करता था, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा नहीं यूज करता था। क्लासरूम के अंदर ऐसी कंटेंट को डिलीवर करना मुझे लगता है एज अ टीचर सही नहीं था, मैं यूज नहीं करता था, डेफिनेटली यूज नहीं करता था। मैं क्या यूज करता था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये बोल देता था मैं। ठीक है? ऑब्वियसली चीजों को आसान बनाने के लिए कोई ना कोई ट्रिक तो ढूंढनी पड़ेगी, तो मैं बोल देता था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर? फिर मैंने अपने शब्दों में तुरंत बदलाव किए। पता है कैसे? अभी हाल ही में कुछ सालों पहले, मुझे लग रहा है अभी शायद 2 साल पहले की बात है ना? पहलगाम पे अटैक कर दिया था, है ना? पहलगाम पे अभी अटैक हो गया था। अटैक करने के बाद उन लोगों ने क्रेडिट भी नहीं लिया, है ना? फिर बाद में पता चला कि भाई जो है उन्हीं की तरफ से अटैक हुआ था। फिर हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की बदले में, है ना, कई सारी स्ट्राइक हुई, कई दिन तक चला। जब इंडिया ने अटैक किया तो ऑब्वियसली अगर इंटरनेशनल लेवल पर अटैक हो सकता है तो मैं क्लासरूम के अंदर एक छोटा सा अटैक क्यों नहीं कर सकता? ठीक है? उसी बात से ही मैंने इस चीज को, कंटेंट को डिलीवर करना स्टार्ट किया क्लासरूम के अंदर कि पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है? मेरा टास्क किसी भी कंट्री के बारे में इस तरीके से बोलना नहीं है, ठीक है? एक एक्टिव सिटीजन के तौर पर हमें हर एक कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? तो बस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए चीजें समझ में आ जाए, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, एक छोटा सा टास्क लेकर के मैं इसलिए आया हूं ताकि आपको ये समझ पाऊं कि ये मीनिंगलेस क्वांटिटीज मीनिंगफुल कैसे बन पा रही हैं। ठीक है? इसको समझाने के लिए करना क्या है मुझे, मैं अगर आपसे कह दूं कि सिर्फ P अपॉन H के कॉन्सेप्ट को देखो, जिसमें P रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को, कॉस रिप्रेजेंट कर P रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, B रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर P परपेंडिकुलर, B बेस और B H हाइपोटेन्यूज है, P मींस परपेंडिकुलर, P मींस परपेंडिकुलर, जर्नल कॉमन सी बात है भाई, बस मैं लिख रहा हूं बस आपके लिए। मुझे ऐसा पता है कि आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि कुछ अभी ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए बस मैंने लिख दिया। अब आप सिर्फ इतने से रेशियो को देखें, P अपॉन H को। क्लियर? ये जो P अपॉन H है, हाँ बोलो, कुछ कहना है किसी को? पक्का? श्योर? कंफर्म ना? दैट्स गुड। चलो, अगर कुछ डाउट है बेटा आप पूछ सकते हैं, नो नीड टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड योरसेल्फ। क्लियर? ध्यान रखो, ये जो P अपॉन H का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्लियर, ये जो P अपॉन H का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये P अपॉन H क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोई बताएगा हमें? बता दो। साइन थीटा, बिल्कुल सही जवाब। अगर ऊपर से आप ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ से देखो, तो ये जो P अपॉन H है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की वैल्यू है, तो साइन थीटा का मतलब बनकर के आता है P अपॉन में H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज सपोज्ड टू बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को सर्च करने की कोशिश करें, B अपॉन H, ये B अपॉन H क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये चीज B अपॉन H, ये क्या बताएगा बेटा? ये cos थीटा की वैल्यू है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, मींस कि cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? B अपॉन H। दैट्स गुड। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करें और हम आपसे पूछ लें कि भाई P अपॉन B क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या बताएंगे आप लोग? टेन थीटा। सच में? बिल्कुल सही जवाब। टेन थीटा का मतलब होगा P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइनली फिर इसी के बाद क्लास 10th में इन्हीं के रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पढ़ा दी जाती है, कि अभी तक तो हम लोग सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे थे। इमेजिन व्हाट, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखना कोशिश करो तो B अपॉन P दिखाई देगा। B अपॉन P क्या मिलेगा? कॉट थीटा। क्या मिलेगा? कॉट थीटा। ठीक है? B अपॉन B का मतलब आ जाएगा यहां पर कॉट थीटा, और H अपॉन B बेटा क्या मिल जाएगा? सेक थीटा। सच में? वेल प्लेड। और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है जी कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। फाइनली
बहुत बढ़िया। आई होप आपको ये बातें क्लियर रही होंगी। इज दिस क्लियर? तो मैं इनके कुछ मीनिंग्स हैं यहाँ लिख देता हूं, जिसमें कॉट थीटा का मतलब आप लोगों को पता है बी अपॉन में पी, सेक थीटा का मतलब आप लोगों को पता है एच अपॉन में बी, और कॉसेक थीटा का मतलब आप लोगों को पता है एच अपॉन में पी। क्लियर? ये एक मीनिंगफुल क्वांटिटीज है और उनकी मीनिंग मैंने बगल में लिख दी है एक्चुअली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसका? किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो ध्यान रखो बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक छोटा सा फर्क है, छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है? ध्यान रखो। चलो, जैसे मान लीजिए क्लास 10th के कॉन्सेप्ट को मैं अगर आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछूं, आप फटाक से जवाब देंगे। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप क्लास 10th को कवर करते हुए यहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पर बेटा कि भाई साइन 30 की वैल्यू बता दो, बता दो भाई साइन 30 की वैल्यू है जी 1/2। वेल प्लेड, वेल प्लेड। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा चलो मैं पूछ लेता हूं कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या आपको वाकई में वैल्यूज पता है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता है? भाई साहब मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज है ये चीज कि आप लोगों को वैल्यूज पता है। इंटरेस्टिंग मुद्दा, पहली क्यूरियोसिटी जो उस समय आज से लगभग अराउंड एंड फिगर मान के चलो लगभग आज से 2200 साल पहले आर्यभट्ट के दिमाग में आई, समझे? जिसको उन्होंने व्युत्क्रम फलन के तौर पर बताया आर्यभट्ट ने आज से 2200 साल पहले, समझ गए? रिवर्स प्रोसेस के नाम से बताया। क्लियर? क्या बताया कि अगर आपने इनपुट के तौर पर, यह फंक्शन है जिसमें इनपुट के तौर पर 30 डिग्री का एंगल दिया और आउटपुट के तौर पर वैल्यू में आपको 1/2 मिल गया, मिल गया ना? पक्का मिल गया। अब अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके ट्विस्ट करके पूछूं, रिवर्स ऑर्डर में पूछूं कि भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा टास्क ये है, क्या टास्क है मेरा? ये टास्क है मेरा कि मैं साइन के साथ यहां क्या रखूं कि मुझे वैल्यू के तौर पर ये मिल जाए। क्या मिल जाए बताओ? फाइनली अब की बार पता है क्या होगा? अभी मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से मेरे पास ना नोन क्वांटिटी के तौर पर ये होगा, मुझे ये पता होगा, मुझे जो है ये पता होगा और मुझे ये निकालना होगा। ये मेरा टास्क है। क्लियर? हाउ वी कैन फाइंड दिस? हाउ वी कैन फाइंड दिस? हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ वी कैन फाइंड इट? कैसे फाइंड कर सकते हैं? द प्रोसेस टू फाइंड आउट द एंगल, इस एंगल को फाइंड करना जिसके लिए मुझे एक आउटपुट पहले से पता है। क्लियर? इस प्रोसेस को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तौर से जानते हैं। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? इनपुट के तौर पर हम क्या देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हमारे पास एक जर्नल सा फंक्शन है f(x) = में sin x, एक जर्नल सा फंक्शन है, इस फंक्शन में इनपुट के तौर पर आप क्या दोगे? ये एक मशीन है बेटा। मैंने हमेशा अपने लेक्चर में फंक्शन को एज अ मशीन ट्रीट करने को कहा है। मशीन कि अगर आप इनपुट दे रहे हो तो देयर शुड बी एन आउटपुट। क्लियर? अगर ऐसा हो कि आप इनपुट दे रहे हो और आउटपुट ही ना मिले, दैट मींस दैट पर्टिकुलर फंक्शन विल नेवर सपोज टू बी अ फंक्शन, इट विल जस्ट आर इन रिलेशन। क्लियर? बिटवीन x एंड y। अगर मैंने इस फंक्शन में f(x) = sin x रखा है और मैंने इनपुट के तौर पर आपसे कहा x रखो, तो यहां पर x क्या है? sin x के साथ लगने वाली वैल्यू, अभी मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि जैसे ही आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मीनिंगलेस से मीनिंगफुल बनाना चाहते हो, यू शुड हैव टू ऐड सम एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विच इज नोन एज थीटा, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। क्लियर? इस थीटा की जगह पर अल्फा बीटा गामा एबीसी कुछ भी लिखा जा सकता है। अभी तो जस्ट एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर थीटा रखा है। तो थीटा क्या था वहां पे? प्रीवियस स्लाइड में थीटा क्या था? थीटा क्या था? एंगल था बेटा। थीटा क्या था? एंगल था। ध्यान से देखो ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल थीटा था। ये नोन क्वांटिटी है। तो अभी इस स्लाइड में यहां पर sin x के साथ x लिखा हुआ है, वहां थीटा था, यहां x आ गया, तो x क्या है? एक एंगल है। शाबाश, एंगल है ये इनपुट है। फाइनली आउटपुट के तौर पर आपको यहां से क्या मिलता है? आउटपुट के तौर पर आप क्या पाते हो यहां से? बिल्कुल सही जवाब, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू? जैसे मैंने कहा f(30 डिग्री) निकालो। f(30 डिग्री) फाइंड करने का मतलब यह है, f(30 डिग्री) फाइंड करने का मतलब यह है कि मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं यहां पर
हाँ जी बेटा, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं f(30 डिग्री) का मतलब है कि आपसे sin 30 की वैल्यू पूछ ली मैंने, आपने तुरंत फटाक से 1/2 बता दिया, इनपुट एंगल दिया था, आउटपुट एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। इज दिस क्लियर? पक्का? सच में? दैट्स गुड। नीड समझो, बहुत साल पहले आर्यभट्ट को एक नीड पड़ी, क्या? एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए, तारों सितारों पे वर्क करने के लिए, क्लियर, ताकि वो अपनी रिसर्च को थोड़ा और आगे बढ़ा पाए, क्लियर। एक क्वेश्चन मार्क उनके माइंड में जनरेट हुआ, क्या ये बड़ा आसान है कि अगर मेरे पास एंगल दिए गए हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर पा रहा हूं, आसान है, लेकिन क्या हो कि अगर मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो और मैं ये चेक करना चाह रहा हूं ये साइन के किस एंगल के लिए काम कर रहा है, ये कॉस के किस एंगल के लिए काम कर रहा है, या टेन के किस एंगल के लिए काम कर रहा है, क्लियर, या कॉट के किस एंगल के लिए काम कर रहा है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बताने के लिए रिवर्स प्रोसेस का यूज किया गया। क्या टास्क था? कि ये टास्क था कि अगर मैं आपसे पूछ लूं, जैसे मैंने अभी आपसे यहां पे पूछा ना ये चीज, कि साइन में कितने डिग्री का एंगल यहां रखा जाए कि वैल्यू न्यूमेरिकल क्वांटिटी के तौर पर √3/2 मिल जाए, फाइनली आप क्या रखेंगे? 60 डिग्री रखेंगे। बिल्कुल सही जवाब। तो यहां पर आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर 60 डिग्री फिटअप कर सकते हैं, क्लियर। तो ये 60 डिग्री का एंगल कैसे पता चला? कैसे पता चला कि √3/2 की वैल्यू √3/2 पर साइन की जो वैल्यू वो 60 डिग्री के लिए वर्क कर रही है, कैसे पता चला? क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर कहोगे रिवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर। इसी को कहोगे क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर रिवर्स प्रोसेस ऑफ, क्लियर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं शॉर्ट में, यहां लिखता हूं इनवर्स ट्रिग्नो। इसी क्वेश्चन मार्क को पूरा करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जन्म दिया गया, क्लियर, जिसको आपकी बुक में आईटीएफ से रिप्रेजेंट किया गया। और हम आज आपको इस पूरे लेक्चर को आईटीएफ ना बोल करके रिवर्स जर्नी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पर पढ़ाएंगे, क्लियर। आईटीएफ ना बोल करके हम इस चीज को रिवर्स जर्नी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तौर पर कवर करेंगे। रिवर्स जर्नी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पर कंसीडर करेंगे। क्यों पता है रिवर्स जर्नी क्यों मैं बोल रहा हूं बेटा? क्या है ना, अब की बार मेरा टास्क क्या, मैंने बताया था कि मैं अभी तक क्या करता था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इनपुट के तौर पर मैं क्या प्रोवाइड करता था? एंगल। आउटपुट पे क्या मिलता था? न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मैं क्या, पता है कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां खड़ा हो रहा हूं। ऑन टू में भी यही करता था मैं, ध्यान रखो मेरी प्रोसेस में, मेरे ना एक्टिविटीज पे ध्यान दो। अब मेरा टास्क क्या है कि मैं ना अब यहां से वहां जाऊंगा। यहां से वहां जाने का मतलब क्या? जब मैं यहां से यहां जाऊंगा, इमेजिन व्हाट, यहां सारी कैसी वैल्यूज रखी हुई हैं? न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या ढूंढूंगा? एंगल्स। न्यूमेरिकल वैल्यू से एंगल को सर्च करना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सच में? पक्का? दैट्स गुड। फाइनली आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। तो अब हम ना अगले स्लाइड पे चलते हैं और हम यहां पर यही चीज लिखते हैं, क्लियर। हम बड़े बड़े गोल्डन वर्ड्स में, हालांकि आप लोगों को गोल्डन दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा इसको लिखने के लिए। मैं यहां लिखूंगा क्या? रिवर्स जर्नी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिवर्स जर्नी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और बेटा पता है इसी चीज को मैं अंडरलाइन करते हुए यहां बड़ा बड़ा सा लिखूंगा ITF, क्लियर। ITF का मतलब पता है ना अब आप लोगों को? ITF का मतलब पता चल पाया? I का मतलब इनवर्स, T का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक और F का मतलब फंक्शंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर। सो इसका क्रेडिट किसको दोगे? वो बंदा जो आपको यहां से वहां लेके गया, किसको क्रेडिट दोगे इसका? अरे भाई साहब हमें क्रेडिट मत दीजिए, मैंने अभी जस्ट बताया आई एम जस्ट एन डिलीवरी मैन, मैं बस कंटेंट को डिलीवर कर रहा हूं, क्लियर। मेन क्रेडिट देना है, जो जिसका क्रेडिट है उसी को मिलना चाहिए। आपको क्रेडिट देना ही है तो इनको दीजिए, सर जॉन फ्रेडरिक विलियम हर्शल, क्लियर क्लियर, इनको क्रेडिट देना है। ये भाई साहब ऐसे थे जिन्होंने रिवर्स प्रोसेस को भी इंट्रोड्यूस किया हमारे सामने, क्लियर क्लियर है ना। इनका बस खाली ये टास्क था कि जो हम लोग अभी साइन इनवर्स के तौर पर, अभी हम आईटीएफ के तौर पर अभी जो हम लोग साइन इनवर्स एक्स, अभी जो हम लोग साइन इनवर्स एक्स यानी कि इस तरह का
एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा कवर करेंगे, cos इनवर्स x ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, tan इनवर्स x ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, और भी मैं बता देता हूं, क्लियर, और भी लिख देता हूं, फिर cot इनवर्स x लिखेंगे, फिर sin cos tan cot sec इनवर्स लिखेंगे, और फिर cosec इनवर्स लिखेंगे। ये बेटा रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये इनका है, सर जॉन फ्रेडरिक विलियम हर्शल का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये रिप्रेजेंटेशन इनका है, क्लियर। इसी चीज को हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ये चेहरा भूलना नहीं बेटा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर के लिए। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, क्लियर। तो ये चीज हम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेगी, यहां पर आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। अब ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। देखो जर्नी क्लियर है, ठीक है। इसको समझने से पहले हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ और वर्कआउट करेंगे। मेरी बात को समझना बेटा, क्योंकि मैं अब की बार आप लोगों को पता है मैं क्या कर रहा हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मेरी मीनिंग्स पे ध्यान देना, क्योंकि डेप्थ बहुत है चैप्टर के अंदर। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लो काम नहीं चलेगा। पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से वहां नहीं जा रहा, क्योंकि यहां से वहां जाने के लिए हिपरकस ने मेरे को पहले से बता दिया, आर्यभट्ट ने पहले से बता दिया कि sin x cos x tan x cot x sec x नाम के फंक्शन है ना आपके पास, वो डायरेक्टली आपको यहां से ले जाएंगे। इनपुट के तौर पर एंगल दीजिए, आउटपुट के तौर पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। अब की बार मेरा टास्क ना यहां से वहां की तरफ जाना है, क्लियर। और यहां से वहां तक जाने के लिए इससे पहले वाले चैप्टर पे ध्यान दो बेटा। रिलेशन एंड फंक्शन एक नाम के चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, मैंने कंप्लीटली उस चैप्टर को पढ़ाया आप लोगों को। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। नहीं पढ़ा है तो आप जाइए दोबारा से सर्च करिए, रिकॉल करिए और दोबारा से पढ़िए उस चैप्टर को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर। तो जब मैं यहां से वहां जाता था तो ये कौन सी कंडीशन पे होता था ऐसा, 1-1 की या ऑन टू की? ऑन टू कंडीशन पे होता था ना बेटा, दैट्स गुड, क्लियर। ये एक जर्नी है, क्लियर। रिवर्सिबिलिटी की मैथमेटिक्स के रिवर्स प्रोसेस की एक जर्नी है, जर्नी ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स, क्लियर, अंडर फंक्शन। मैं एक यहां पर एक बात लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं क्या लिख रहा हूं, मेरी बात पे फोकस करिएगा, क्लियर। क्लियर, ये एक जर्नी है, जर्नी ऑफ JOURNEY, जर्नी ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फंक्शन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ फंक्शन, प्रोसेस ऑफ फंक्शन। अब मैं बात सिर्फ ITF के बारे में नहीं करूंगा बेटा, मैंने पता है मैंने लिखा है फंक्शन। फंक्शन का मतलब यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली एन इनवर्स फंक्शन, नॉट ओनली एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर एनी टाइप ऑफ फंक्शन। उन हर एक फंक्शन की रिवर्स जर्नी के बारे में बात करूंगा। जब मैं बोल रहा हूं रिवर्स जर्नी, जैसे एक लॉक होता है, लॉक, ताला, ताला क्या करता है, एक की होती है, एक सिंगल की होती है, जिस की से आप ऐसे स्विच करते हो लॉक खुलता है। उसी लॉक को अनलॉक करने के लिए आपको उस स्विच को रिवर्स प्रोसेस में लेके जाना पड़ता है ना। मतलब अगर ऐसे करोगे तो लॉक ओपन होगा, और अगर ऐसे करोगे तो अनलॉक होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, समझ में आ रहा है ना। तो हमारा टास्क क्या है, आपकी बार हम लोग यहां से यहां के लिए कर चुके हैं, लॉक ओपन कर चुके हैं, लॉक कर चुके हैं, सॉरी लॉक कर चुके हैं। लॉक किसके थ्रू किया है? sin x फंक्शन के थ्रू। अब मेरा टास्क है ना अनलॉक करना, क्लियर, अनलॉक करना है। किसके थ्रू करेंगे? इनवर्स फंक्शन के थ्रू करेंगे, क्लियर, ध्यान रखो। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा बेटा। एक बेसिक डेप्थ है, एक कंडीशन है, मैथमेटिकली अगर पढ़ना चाह रहे हो तो, क्लियर। ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो चीजों को ऐसे ही कवर अप किया जा सकता है ना। लेकिन अगर डेप्थ में पढ़ना है तो आपको कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है। जानना क्या है? जानना इतनी सी बात है कि ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन के रिवर्स प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहे हो, क्लियर। जिन फंक्शन का रिवर्स प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहे हो, रिवर्स प्रोसेस का मतलब यहां से वहां है हम ऑलरेडी, अब मेरे को ना यहां से वहां जाना है, तो ये उन्हीं में हो पाएगा, क्लियर। ऐसे फंक्शंस को इन्वर्टिबल फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शंस। इन्वर्टिबल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जिनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, जिनमें ये रिवर्स प्रोसेस वर्क कर रही हो, क्लियर, कि जो आपको आउटपुट से इनपुट पे लेकर के आए, क्लियर, ध्यान रखो। तो जर्नी ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फंक्शन के लिए हमें ना इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में बेटा? इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। बात समझ पा रहे हो क्या है इसके बारे में? मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे मैंने बताया, कंसीडर f is the mapping from set A to set B, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन। कंसीडर f is the mapping from set A to set B defined by fx equals to y, fx equals to y, क्लियर है ना। ध्यान रखो, एक फंक्शन दिया गया है, क्लियर। मेरा टास्क क्या है? इसके इन्वर्टिबल के बारे में बात करना। इट्स inverse will exist if the given function will be bijective, क्लियर। बाइजेक्टिव का मतलब जानते हो ना बेटा, पढ़ाया है मैंने। बाइजेक्टिव का मतलब जानते हो बच्चा?
बताओ भाई। बिल्कुल सही जवाब, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर? ध्यान रखो, मैथमेटिक्स में उन्हीं फंक्शंस के रिवर्स प्रोसेस के बारे में बात की जा सकती है जो एक्चुअली में बाइजेक्टिव होते हैं। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होंगे उन्हीं के रिवर्स प्रोसेस के बारे में, उन्हीं के इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? इट मींस कि इन शॉर्ट अगर हम लिखना चाहें, तो हम क्या ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फॉर द existence of inverse of function, function should be what? बताओ बेटा, function should be bijective। क्या होना चाहिए? function should be bijective। ठीक, फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, क्या मतलब है इस प्रोसेस का? ये मतलब है बेटा, मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चे ध्यान दो, जैसे मान लो कि एक फंक्शन कंसीडर किया, मेरे होनहार काबिल बच्चों ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन लिया मैंने 2x + 3, एक छोटा सा फंक्शन लिया। क्लियर? एक छोटा सा फंक्शन है, ठीक है, लीनियर फंक्शन लिया हम लोगों ने। क्लियर? इस फंक्शन में बेटा आप डोमेन के तौर पर क्या पुटअप करेंगे? इस फंक्शन में डोमेन के तौर पर आप क्या पुट कर सकते हैं? कुछ भी, रियल नंबर। इस फंक्शन के लिए मैपिंग है, f इज द मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल। डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी क्या? रियल नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान रखो, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 1 और ऑन टू दोनों है। क्लियर? अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों है तो इसमें ये वो फंक्शन है बेटा, ध्यान रखो, ये वो फंक्शन है, मेरे बच्चे ध्यान दीजिए कि ये वो फंक्शन है जिसमें इनपुट के तौर पर आप x की वैल्यू इंट्रोड्यूस करोगे, डालोगे, और फाइनली ये आउटपुट के तौर पर आपको कौन सी वैल्यू निकाल के बाहर फेंक के देगा? यस, बिल्कुल सही जवाब। ये आपको आउटपुट के तौर पर y की वैल्यू देगा, है कि नहीं? पक्का? कैसे देगा? मतलब मैं इसी fx को ही तो y बोल सकता हूं। क्लियर है ना? और अगर मेरा टास्क कहीं ऐसा हो जाए बच्चा, अगर मेरा टास्क कहीं ऐसा हो जाए, क्या टास्क हो जाए मेरा? टास्क मेरा ये हो जाए कि मैं आउटपुट डालूं, अब की बार आउटपुट मेरे पास गिवन हो, क्लियर, और इनपुट निकालना मेरा टास्क हो जाए, ये क्वेश्चन मार्क है, ये मेरा टास्क हो जाए कि अब मुझे ऐसी मशीन बना के दो जिसमें हम आउटपुट डालें और इनपुट मिल जाए। क्लियर? आउटपुट डाले और इनपुट मिल जाए, इसका मतलब यह है कि मेरे पास जैसे y = में 2x + 3 दे रखा हुआ है। क्लियर? इसी को मैं ना थोड़ा सा मॉडिफाइड वाली कंडीशन याद है ना, कि हम स्प्लेंडर खरीद के लाते हैं और मॉडिफाई करके बुलेट बना लेते हैं, है ना? वही वाली कंडीशन है, यहां पर मॉडिफाई करते हैं इसको। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? ये 2x उठा के इधर लेकर के आएंगे, दिस इज y - में 2x = में कितना? 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेल प्लेड। मेरा टास्क है x की वैल्यू को कैलकुलेट करना। क्लियर? तो मैं अब ये y को उठा के उधर भेज देता हूं, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, y - 3 = में 2x, है कि नहीं? मैं 2 उठा के नीचे भेज देता हूं, तो कैन वी राइट लाइक दिस? क्या मैं इसमें हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं बेटा? क्या इस फंक्शन को ऐसा बनाया जा सकता है? पक्का? एक नया फंक्शन बना के लाए ना, एक नया फंक्शन बन गया ना ये फंक्शन। अच्छा, पता है ये कौन सा फंक्शन है? ये कैसे बना? ये उसी फंक्शन को तो मॉडिफाई करके बना। पक्का? सच में? ये फंक्शन क्या है? इसका नेचर क्या है? व्हाट विल बी द पॉसिबल नेचर ऑफ दिस फंक्शन? ये कौन सा फंक्शन है और क्यों बनाया मैंने? क्या नीड है इस फंक्शन को बनाने की? एक्चुअली इसकी नीड इतनी है से कि ये वो फंक्शन है जिसमें हम इनपुट के तौर पर हम y की वैल्यूज दे सकते हैं। y की वैल्यूज जो यहां पर आउटपुट थी वो यहां इनपुट में हो सकती हैं, है कि नहीं? जो वहां आउटपुट थी वो इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएंगी? इनपुट। और फाइनली इसमें से आउटपुट के तौर पर मुझे क्या मिलेगा? बेटा बता सकते हो क्या कोई लोग कि आउटपुट के तौर पर मुझे क्या मिलेगा? बोलो, x की वैल्यूज मिलेगा। वेल प्लेड। और यहां पर आउटपुट के तौर पर हमें x की वैल्यूज मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर? ये जो फंक्शन बना के लाए हो ना, जिसमें आप इनपुट के तौर पर एक्चुअली y की वैल्यूज दे रहे हो, यहां वाली वैल्यूज। क्लियर? यानी कि यहां से यहां जाने के लिए मैं किसी और कलर का यूज कर लेता हूं आपको बस समझाने के लिए। यहां से यहां जाने के लिए fx = में 2x + 3 का यूज कर रहे थे, है ना? और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहां से यहां जाना है, एरो पे ध्यान दीजिए, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? शाबाश, किसका यूज करेंगे आप लोग? x = में y - 3 अपॉन में 2 का यूज करेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? बेटा ये जो नया वाला फंक्शन है ना, यही इनवर्स फंक्शन है इसका।
क्लियर, दिस इज द, ये इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, क्लियर, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स, क्लियर। और इसी चीज को हम लोग आप चूंकि ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स, ऐसे ध्यान रखो बेटा, ध्यान रखो रिप्रेजेंटेशन पे, एफ इनवर्स ऑफ y लिखूंगा अभी मैं, क्योंकि मेरी वेरिएबल की डिपेंडेंसी y पर है। क्या लिखूंगा मैं, y माइनस 3 अपॉन में 2। क्या ये बात समझ पाए? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर वेरिएबल चेंज कर दूं तो कुछ पाप नहीं होगा बेटा, वेरिएबल मेरे अपने हाथ में है, मैं जैसे चाहूं वैसे इसको तोड़ मरोड़ सकता हूं, क्योंकि मैंने जब स्प्लेंडर को बुलेट बना दिया है तो अब तो मेरे को कलरिंग ही करनी है, मैं रेड कलर करूं, ब्लैक कलर करूं, गोल्डन कलर करूं, सिल्वर कलर करूं, दैट इज अवर चॉइस। आपको वेरिएबल चेंज करना है, कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप y को x में रिप्रेजेंट कर दोगे तो नाउ द पर्टिकुलर इन्वर्टिबल फंक्शन विल टर्मिनेटेड इनटू व्हाट, x माइनस 3 अपॉन में 2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात समझ पाए? ये मेरा टास्क है, ये इनवर्स फंक्शन है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी ऐसे ही इसी प्रोसेस के थ्रू इनवर्स निकाल करके लेकर के आएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो क्या आपको एक मोटी मोटी बात समझ में आई? क्या समझ में आया कि किसी भी फंक्शन के इन्वर्टिबल के बारे में बात करने के लिए, किसी भी फंक्शन के, दुनिया धरती के किसी भी फंक्शन के इन्वर्टिबल के बारे में बात करने के लिए उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है, 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। अगर वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा ही नहीं तो उसकी इन्वर्टिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर हम इस तरह का मॉडुलस फंक्शन तैयार ही नहीं कर पाएंगे। तैयार कर पाएंगे क्या? जैसे मान लो मॉडुलस फंक्शन ले लिया, जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एक फंक्शन लिख करके देते हैं एफ एक्स इक्वल टू में मॉड एक्स, मुझे पता है इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। क्या इस फंक्शन का, क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है? 1 1 ऑन टू है ये फंक्शन? भाई साहब ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? इमेजिन व्हाट, ये ऑन टू क्यों नहीं है? 1 1, हाँ जी, क्योंकि आपको पता है ऑन टू होने के लिए कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए। ये हर बार आपको रेंज के तौर पर पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन कोडोमेन में नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगर ये ऑन टू नहीं है तो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट सिंपल। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट सिंपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? मेरा टास्क क्या है अभी? मेरा टास्क ये जो चीजें मैं सब बता रहा हूं बेटा, ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बेटा, ये सारी चीजें सर जॉन फ्रेडरिक विलियमसन पहले से बता करके गए थे, ठीक है? ये पहले से बता के गए, तो ये उन्हीं की थ्योरी है। ये मैं बस आप लोगों को बस यहां पर चीजों को एलोबरेट कर रहा हूं, एक्सपैंड कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्लियर? ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। टास्क क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? पक्का? चलो, तो अगर ये वर्किंग रूल फंक्शन के इन्वर्टिबिलिटी के लिए हमने एक नॉर्मल लीनियर फंक्शन के लिए किया है, लेट अस प्ले विद द sin x फंक्शन। sin x का इनवर्स निकालते हैं, क्योंकि sin x का इनवर्स ही तो sin इनवर्स x बनेगा, नाम से ही पता चल रहा है। cos इनवर्स x, देखो ना, मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन में आपके स्लाइड में पहले से लिख के रखा हुआ है, देखो बेटा ध्यान दो इस पे जरा सा, इस पे ध्यान दीजिए। देखो मैंने लिख के रखा हुआ है यहां पर, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। इमेजिन व्हाट, ये किसका इनवर्स रहा होगा? कौन से फंक्शन का इनवर्स रहा होगा? sin x का इनवर्स रहा होगा। ये किसका इनवर्स रहा होगा? cos। जब मैं बोल रहा हूं cos x का इनवर्स रहा होगा तो आपको समझ पा रहे हो कि अच्छा cos x ये वो फंक्शन है जिसमें हम डोमेन के तौर पर एंगल देते थे और कोडोमेन यानी रेंज के तौर पर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती थी। अब ये वाला फंक्शन क्या करेगा? ये वाला फंक्शन मुझे, हम इसमें डोमेन के तौर पर न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे और रेंज के तौर पर मुझे क्या देगा? एंगल्स देगा। ये वो फंक्शन है ना? ये वो टास्क है, क्लियर? तो ये फाइनली हमारे पास कुछ एंगल्स दिए गए हैं, तो आपको पता चल रहा है कि sin x का इन्वर्टिबल फंक्शन sin इनवर्स x, cos x का इन्वर्टिबल फंक्शन cos इनवर्स x, tan x का इन्वर्टिबल फंक्शन tan इनवर्स x, cot x का इन्वर्टिबल फंक्शन cot इनवर्स x, और एज इट इज cosec x का इन्वर्टिबल फंक्शन cosec इनवर्स x होगा, है ना? सच में? पक्का?